नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर मैं जो बातें बताने वाला हूँ वो डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। एक बात समझने वाली ये है कि जो बातों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, मुझे अभी तक यूट्यूब पर ना तो इससे रिलेटेड कोई वीडियो मिला है और टेक्स्ट में भी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। जो रिसर्च पेपर्स हैं वो भी बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन क्योंकि मेरा अभी इस समय लगभग 50 से ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट्स देखने का एक एक्सपीरियंस हो गया है, आप में से ही बहुत सारे लोग मेरे से ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इम्प्रूवमेंट भी आया है। इसलिए मेरा सबसे बड़ा फोकस इस वीडियो को बनाने का ये था कि मैं आप तक ये डिफ्रेंशिएशन पहुंचा पाऊं कि भाई हर मरीज़ जिसको साइनोसाइटिस हो रहा है पोस्ट कोविड, वो फंगल साइनोसाइटिस या म्यूकरमाइकोसिस होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। एंड आई रिक्वेस्ट डॉक्टर्स टू प्लीज़ अंडरस्टैंड देयर इज़ अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल साइनोसाइटिस एंड फंगल साइनोसाइटिस। तो चलिए सबसे पहले समझ लीजिए कि पोस्ट कोविड बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको साइनोसाइटिस की परेशानियां हो रही हैं और साइनोसाइटिस के साथ में फेशियल स्वेलिंग भी आ रही है। पेशेंट्स को फोरहेड में पेन भी हो रहा है, नाक के आसपास पेन हो रहा है, मुंह के आसपास पेन हो रहा है, टीथ या जॉज में भी पेन जा रहा है और इनफैक्ट कई पेशेंट्स को कान के आसपास भी दर्द लग रहा है। कभी कभी तो सिंगल वन साइडेड पूरा अफेक्टेड हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि भाई हर मरीज़ को फंगल साइनोसाइटिस या फिर ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कैसे पता चलेगा कि आपके मरीज़ को फंगल साइनोसाइटिस या म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जैसे सिम्टम्स हैं? समझिए, अगर कोई भी पेशेंट जिसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड चल रही है, जिस पेशेंट को 150 मिलीग्राम से ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अभी तक दिए जा चुके हैं और उसके बाद भी पेशेंट की कंडीशन अभी कंट्रोल में नहीं है। तीसरी बात, अगर पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहा है और उसका ऑक्सीजन 5 लीटर से ज़्यादा रहा है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को फंगल साइनोसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बाकी जो भी पेशेंट्स हैं, जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं या कोविड पेशेंट्स हैं जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है लेकिन सेंसिटिविटी उनकी हाई है, वो पेशेंट्स पहले भी एलर्जिक रह चुके हैं, उन्हें पहले भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नाक कान गले से जुड़े हुए इन्फेक्शंस हो चुके हैं, कई बार होते रहते हैं, ज़ुकाम बहुत जल्दी होता है या हो चुका होता है पहले, तो ऐसे मरीज़ों को बैक्टीरियल साइनोसाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि दिखने में लगभग फंगल साइनोसाइटिस के जैसे या म्यूकरमाइकोसिस के जैसे ही दिखते हैं। अब दूसरी बात जो समझने वाली यहाँ पर यह है कि कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। अब अगर एक मरीज़ मेरे पास आता है, बहुत सारे आप में से ही बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और मैं हर बार आपसे क्या बोलता हूँ कि आप मेरे को पेशेंट का फ़ोटो ज़रूर भेजिए, पेशेंट का वीडियो ज़रूर भेजिए, CT स्कैन भेजिए, MRI PNS भेजिए। अगर आपके पास बाई चांस की बात है कि अगर आपने बायोप्सी करा ली है तो भेज दीजिए, अदरवाइज़ अगर आपने स्मीयर का कल्चर कराया है, नेज़ल स्मीयर का, तो वो भेज दीजिए। क्यों पूछता हूँ? कारण ये है सिम्टम्स बहुत सारे कॉमन है। कौन कौन से सिम्टम्स कॉमन है? पोस्ट कोविड के बाद फेशियल स्वेलिंग बहुत कॉमन है। बहुत सारे मरीजों में फेशियल स्वेलिंग होने लग जाती है, एक साइड में पेन होने लग जाता है, कभी कभी दोनों साइड में भी पेन होता है। फोरहेड यहाँ की तरफ पेन होता है, नाक के आसपास पेन होता है, नाक के नीचे पेन होता है, आँख के आसपास पेन होता है, दिखने में मरीज़ को दिक्कत होती है, कभी कभी ब्लर्ड विजन में होता है, कुछ मरीज़ों के अंदर तो डबल विजन होता है, डिप्लोपिया जिसको हम बोलते हैं वो होता है। तो ये सिम्टम्स बहुत कॉमन है। उसके अलावा ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स भी आ जाते हैं, पोस्ट नेज़ल ड्रिप भी होने लग जाती है, यानी नाक के पीछे बलगम ऐसे करना पड़ता है, बलगम गिराना पड़ता है, कुछ पेशेंट्स में खांसी भी आने लग जाती है। ये सिम्टम्स सब मरीज़ों में कॉमन हैं। अब पता कैसे चले कि आपके पेशेंट को फंगल साइनोसाइटिस है? देखिए, एक तो हमें पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन से कि भाई हमने MRI PNS करा दिया, वहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं वो दिखाई दे जाएंगे कि ये फंगल ओरिजिन के थे या बैक्टीरियल ओरिजिन के थे। और दूसरी बात, नेज़ल स्मीयर से कंफर्म होगा। फिलहाल हमारे पास मोस्ट ईजी डायग्नोसिस जो है, जो जल्दी रिपोर्ट मिल रही है, वो यही है। अगर आप बायोप्सी करा रहे हैं तो बायोप्सी की रिपोर्ट लगभग ऑलमोस्ट 48 आवर्स में आती है, तब तक कई बार पेशेंट कॉम्प्लिकेट कर जाता है। इसीलिए ये दोनों टेस्ट फ़ौरन कराइए अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना ही चाहते हैं तो। अगर सिर्फ मेरे से बात करेंगे सिम्टोमेटोलॉजी की, तो भाई फंगल साइनोसाइटिस के पेशेंट्स के अंदर नेज़ल क्रस्ट
क्रस्टिंग मिलेगी। नेज़ल क्रस्टिंग मीन्स नाक के आसपास बाहर के किनारे पे अलग से ही नेज़ल क्रस्टिंग दिखाई देगी, चाहे वो ब्लड का डिस्चार्ज हुआ हो तो क्रस्ट हो गया हो, चाहे वो वाटरी डिस्चार्ज हुआ हो तो क्रस्ट हो गया हो। जबकि बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में क्या होगा, गाढ़ा गाढ़ा पीला पीला बलगम निकलेगा, बार बार निकलेगा। कई बार ऐसा होता है नाक बिल्कुल भरी हुई लगती है, जो कि सबसे बड़ा साइन होता है कि भाई कहीं म्यूकर माइकोसिस तो नहीं हो गया। नाक में कंजेशन लगता है, तो कंजेशन में अगर बलगम निकल रहा है जो पीले रंग का है तो मानकर चलिए ये बैक्टीरियल हो सकता है। लेकिन अगर ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड निकल रहा है या फिर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो मान के चलिए काफ़ी हद तक, ब्लडी डिस्चार्ज में तो आप में मान के चलें 80% कन्फर्म है कि ये आपका एक तरह से फंगल हो सकता है। लेकिन अगर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो 50-50 है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है। पर येलो डिस्चार्ज है तो मानकर चलिए कि लगभग 90% ये बैक्टीरियल साइनोसाइटिस ही है। तो ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया मोटा मोटा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो देखिए बैक्टीरियल साइनोसाइटिस के पेशेंट्स के अंदर फीवर मिलेगा, चाहे वो टेम्परेचर सिर्फ 2 डिग्री बढ़ा हो। यानी नॉर्मल अगर पेशेंट का 99 के आसपास फीवर आ रहा है तो मान के चलिए कहीं ना कहीं बैक्टीरियल साइनोसाइटिस हो सकता है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो चेहरा बिल्कुल लाल होने लग जाएगा। दूसरा, बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में अक्सर ऐसा होता है कि दोनों तरफ तकलीफ होती है, लेकिन अभी जो इस समय कोविड के बाद के पेशेंट्स हैं उसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक साइड ही तकलीफ हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको फंगल साइनोसाइटिस है। अच्छा, जो फेशियल स्वेलिंग है वो बैक्टीरियल साइनोसाइटिस के केस में ईडिमेटस है, एकदम से बिल्कुल सूजा हुआ गुप्पा, जैसे गुब्बारा सा कहते हैं ना, वैसे एकदम स्वेलिंग होने लग जाती है और ये धीरे धीरे करके बढ़ती है। जबकि फंगल साइनोसाइटिस में 72 घंटे के अंदर विदिन 72 आवर्स बहुत सीवियर स्वेलिंग आ जाएगी, एकदम चेहरा सूज जाएगा। और जो पेन है, सबसे बड़ा कैरेक्टर पेन है। अगर दर्द असहनीय है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, पेशेंट झटपटा रहा है दर्द के मारे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या हो रहा है और उसको बार बार लग रहा है कि भाई कुछ भी करो ये दर्द कंट्रोल कर लो, तो ये 90% चांसेस हैं फंगल साइनोसाइटिस है। पर अगर माइल्ड पेन है, दर्द पेशेंट सहन कर सकता है, कुछ दवा देने के बाद दर्द में आराम आ जा रहा है, तो ये बैक्टीरियल साइनोसाइटिस के लक्षण ज़्यादा रहेंगे। अब अगर हमने आपका सीटी कराया या हमने आपका एमआरआई कराया तो ये मान के चलिए दोनों ही केसेस में साइनस इन्वॉल्वमेंट रहता है। आपके फ्रंटल साइनसेस, आपके मैक्सिलरी साइनसेस, आपके एथमॉइड साइनसेस, ये सारे साइनसेस आपके लगभग दोनों ही कंडीशंस में इफेक्टेड रहते हैं। फ़र्क ये है कि फंगल साइनोसाइटिस के केस में आपको जो पैचेस मिलेंगे, आपकी रिपोर्ट में लिखा होगा दोज पैचेस आर डेंसर पैचेस, दोज आर हेजी पैचेस, जबकि आपको बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में ऐसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो इरोजन है, साइनस वॉल इरोजन, ये आपको बहुत ज़्यादा मिलता है फंगल साइनोसाइटिस में, बैक्टीरियल में आपको नहीं मिलेगा। तो इन ऑल आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपके मरीज़ को फंगल साइनोसाइटिस या म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, येलो फंगस, किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन वो हो रहा है या फिर वो एक जनरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि पोस्ट कोविड केसेस में मिल रहा है। अब नाउ दिस पार्ट इज स्पेशली फॉर डॉक्टर्स। अगर इफ आई टॉक अबाउट होम्योपैथिक डॉक्टर्स, तो at least we all should understand that we have a different strata of medicines both for fungal sinusitis and for bacterial sinusitis. For example, if we are taking only bacterial sinusitis patients and we are trying to give them medicine, so we have a group of medicines which especially affect upon the soric manifestations and the psychotic manifestations, while there is for the cases of fungal sinusitis we have a different strata of medicines which basically acts upon the psychosyphilitic and the syphilitic strata. So we have to understand that in both the cases we will have to choose those medicines which are different in origin, which have different manifestations. Although there are some medicines which are very common and they have to be utilized in both the cases. For example, we have Hipersulf. Hipersulf is common for both the cases. Kali iode is common for both the cases, and apart from that, Cilicia. Now these three medicines are common for both the cases. Either it is bacterial sinusitis or fungal sinusitis. There may be other medicines as well, but the point is, if you are talking about a medicine which has to be deep acting, which has to effect in a particular time interval, which has to produce results, then obviously we'll have to choose Polycrest. And in that case, if you are choosing a Polycrest remedy, then Hipersulf is one of the best remedies for both the sinus infections.
and then we have and then we have Cilicia, as I said before, and then we have Kali iode. But if we are talking only about the fungal sinusitis cases or about the mucormycosis, some medicines are especially effective, and those include Cilicia, those include Merxol, Kali iode, Calcarea sulf, and in fact Ciflinum also. So these group of remedies are acting like wonders. They are creating results. Many patients are getting some of the patients are getting very best results out of all these remedies, but you will have to understand that the medicine has to be psychosyphilitic or it has to be syphilitic in origin. Okay, so it is very much important. Other than that, if you are having all those symptoms, for example in bacterial sinusitis, we have a large number of remedies to take care of. तो शायद इस वीडियो में डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों को समझ में आ जाएगा कि भाई हर मरीज़ जो आपके पास एक जैसे सिम्टम लेकर आ रहा है कोविड के बाद साइनोसाइटिस के, यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो मरीज़ बैक्टीरियल साइनोसाइटिस का ही हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक फिजिशियन की तरह बात कर रहा हूँ, मॉडर्न फिजिशियन की तरह। और एज अ मॉडर्न फिजिशियन इन्वेस्टिगेशन कराने ज़रूरी है टू गेट द डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस करेक्ट, ताकि हम सही दवा देकर सही तरह से कम समय में मरीज़ की मदद कर पाएँ। एंड आपको बता देना चाहता हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन से कोविड पेशेंट्स जो कि म्यूकोरमाइकोसिस की तरफ जा रहे हैं, जितने पेशेंट्स को मैं ट्रीट कर रहा हूँ, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद होम्योपैथिक दवाइयों के संग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं। एंड हमें होम्योपैथी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, बातें समझ में आई होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, लोगों तक पहुँचाइए। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।